हमने जो है जो तय किया था कि हम पर डे 50 क्वेश्चंस लगाएंगे, तो ये 50 क्वेश्चंस का फर्स्ट राउंड हो चुका था। अब जो 50 क्वेश्चन के संहिता के सेकंड है उसमें हम चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स क्या क्या हैं। तो चरक के अनुसार जो दातून है, ठीक है, या जीवा निर्लेखन का परिमाण बताया गया है। तो इसको जो है आपको याद रखना है कि कितना बताया गया है। तो 12 अंगुल जो है दातून व जीवा निर्लेखन, तो 12 या फिर 10 अंगुल का परिमाण बताया गया है, ठीक है। उसके बाद है चरक ने ऋतुचर्या का वर्णन किस अध्याय में किया है। तो चरक ने जो है ऋतुचर्या का वर्णन जो है वो है तस्य, ठीक है, तस्य में किया गया है। उसके बाद है अंग भंग किस वेग को रोकने से होता है, ठीक है, मतलब शारीरिक अंग भंग जो है वो किस वेग को रोकने से होता है। तो इसका आंसर है कि मूत्र को रोकने से शरीर में अंग भंग ये बताया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है 53 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि प्रावरित ऋतु कितने किनके मध्य होती है। प्रावरित ऋतु जो होती है वो 2 ऋतुओं के बीच में होती है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि प्रावरित ऋतु जो है वो वर्षा और ग्रीष्म ऋतु ये दोनों के बीच में होती है, ठीक है। इसके बाद जो है 55 नंबर क्वेश्चन की मुहूर्त का प्रमाण, ठीक है। तो मुहूर्त का क्या प्रमाण होता है। तो इसका आंसर है कि 20 कला और 3 काष्ठ, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि मुहूर्त जो होता है वो 48 मिनट का ऐसा हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कला के बेसिस पे दिया हुआ है, तो 20 कला और 3 काष्ठ था, ठीक है। उसके बाद जो है पुरुष वेग विधारण से होता है। पुरुष वेग विधारण से क्या होता है। पीढ़िको उद्वेष्टन, आधमान, शिराशूल या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए ये भी होगा, पीढ़िको उद्वेषण भी होता है, आधमान भी होगा और शिराशूल भी होगा, तो उपरोक्त सभी जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद जो है 57 नंबर का क्वेश्चन कि चौथु वेग धारण से होता है। अब क्या क्या चीजें होती हैं। तो अर्धित, मन्य स्तंभ, अर्धव भेदक या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए अर्धित भी होता है, मन्य स्तंभ भी होता है और अर्धव भेदक भी होता है, और यहाँ पे आंसर जो जाएगा वो सभी, ठीक है। तो इसको आपको देखना है कि पीढ़ी का उद्वेष्टन किसमें हो रहा है, शिराशूल आधमान किसमें हो रहा है, जो कि पुरुष से रिलेटेड है, जबकि चौथी से रिलेटेड अर्धित और मन्या स्तंभ, अर्धव भेदक, ठीक है। इसके बाद जो है 58 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निमेष का काल, निमेष जो थे, निमेष, ठीक है, उसका काल पूछा गया है कि निमेष का काल कितना होता है। तो इसका जो काल बताया गया है वो बताया गया है 19/60 ठीक है सेकंड। ये बताया गया है कि 19/60, 19 में से 60 सेकंड को निमेष का काल बताया गया है। उसके बाद जो है इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष के कितने भेद होते हैं। तो देखिए इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष के 6 भेद बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 भेद को ही लेना है आपको कि इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष कितने होते हैं, 6। घृत है। अब जो घृत है वैसे तो हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं कि घृत जो है वो हम पित्त शामक पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ घृत जो होता है वो स्नेह के भी काम में आता है। तो यहाँ पे जो है पित्त, वात पित्त शामक जाएगा, ठीक है। हम पढ़ते तो हैं कि पित्त शामक होता है, लेकिन यहाँ पे वात पित्त शामक जाएगा। तो घृत है वात और पित्त शामक, ठीक। इसके बाद जो है पिपासा वेग धारण से होता है। अब पिपासा वेग धारण से क्या क्या होता है। तो ये जो है देखिए भ्रम, बाधिर्य, अंगमर्द, कृष्णता, इनमें से क्या होता है। तो यहाँ पे बाधिर्य जो है ये होता है, ठीक है। पिपासा वेग धारण से बाधिर्य होता है, ठीक है। उसके बाद है कफ का निर्हरण किस माह में करना चाहिए। तो देखिए इसको हमने जो है पढ़ा हुआ है कि कफ का निर्हरण जो है वो हमको चैत्र माह में करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है युक्ति प्रमाण का उल्लेख किया है। युक्ति प्रमाण का, सिर्फ युक्ति प्रमाण की बात कही गई है, तो ये जो है ये चरक ने किया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है प्रमाण का। उसके बाद है मारीची ने शरीर का मूल रक्षक माना है, ठीक है, रक्षक माना है। तो ये मारीची जो थे उन्होंने मूल माना है, ठीक है, शरीर का मूल को रक्षक माना है। तो वो किसके मतलब बेसिस पे माना है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है पित्त के बेसिस पे,
ठीक है, मारीची ने शरीर का मूल रक्षक किसको माना है, तो इन्होंने पित्त के बेसिस पे माना है। ठीक है, तो आंसर चल जाएगा पित्त। उसके बाद है वात एवं पित्त। वात एवं पित्त के निर्हरण के लिए उपयुक्त ऋतुएं हैं। ठीक है, तो ये जो है ये सभी को याद होता है कि उपयुक्त ऋतुएं जो है, जैसे कि पित्त के लिए अगहन और वात के लिए श्रवण। ठीक है, यहाँ पे और किसी में श्रवण और अगहन नहीं दिया हुआ है, तो ये खा चला जाएगा। ठीक है आंसर। इसके बाद है गर्भाशय में शुक्र शोणित के पचने पर उत्पत्ति होती है। अगर शुक्र शोणित पच जाए तो उसकी क्या उत्पत्ति हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पे त्वचा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसके बाद है कंडभग्न चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। किसकी चिकित्सा में कंडभग्न प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे वसा की चिकित्सा में। ठीक है, ठीक है, वसा की चिकित्सा, वसा से जब चिकित्सा करते हैं तो कंडभग्न की चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। ठीक है, उसके बाद 68 नंबर, वसा व मज्जा का सेवन किस ऋतु में करना चाहिए। ऐसे ऋतु में बताई गई है कि इस ऋतु में ये करिए, इस ऋतु में ये करिए, तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है शरद ऋतु में करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है 69, तैलपान के उपरांत अनुपान क्या क्या होना चाहिए। तो तैलपान है जिसके उपरांत में हमको यूष का पान करना चाहिए। ठीक है, अनुपान जो है तैलपान के बाद यूष का होता है। स्नेह प्रविचारणा संख्या कितनी होती है, तो स्नेह प्रविचारणा संख्या जो होती है वो 24 होती है। ठीक है, ये सबको याद होता है कि स्नेह प्रविचारणा कितनी होती है, क्योंकि हम पंचकर्मा में पढ़ते हैं 24। उसके बाद है कि चरक के अनुसार निरग्नि श्वेत की संख्या कितनी बताई गई है। तो देखिए निरग्नि, साग्नि और निरग्नि दो तरीके का बताया गया है, जिसमें कि यहाँ पे 10 तरीके का निरग्नि और 13 तरीके का जो है वो साग्नि, ऐसा करके बताया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद है 72 नंबर, मृदु कोष्ठी के लिए स्नेह पान काल क्या है। जो मृदु कोष्ठी है उनको स्नेह कितना देना चाहिए। ठीक है, तो वो है 3 दिन। ठीक, हमने पढ़ा है कि मृदु के लिए 3, मध्य के लिए 5 और फिर जो उत्तम है या तीव्र है या तीक्ष्ण है उनके लिए 7। ठीक है, उसके बाद जो है वमन का कराना चाहिए। वमन कब कराना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे पहले जो सुबह का काल रहता है उसी में हमारा जो कफ है वो बढ़ा हुआ रहता है, तो हमें उसी काल में मतलब सूर्योदय के पूर्व में आपको वमन कराना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है मंद विभ्रंश। मंद विभ्रंश है, अब मंद विभ्रंश है क्या। ठीक है, अगर मान लीजिए मंद और विभ्रंश दे रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, तो देखिए शोधनार्थ प्रयोज्य स्नेह की मात्रा को कहा जाता है, मतलब जितना शोधन के लिए मात्रा है वो है मंद विभ्रंश। ठीक है, संशोधन स्नेह देना चाहिए। अब संशोधन स्नेह किसमें देना चाहिए, तो भोजन के पाचनों उपरांत। ठीक है, संशोधन का स्नेह देना चाहिए। ठीक है, जब भोजन पच जाए तभी हम उसको संशोधन के लिए स्नेहन देंगे। ठीक है, यहाँ पे वमन विरेचन से रिलेटेड है कि जब पाचन, क्योंकि हम जब जीर्ण हो जाता है भोजन तभी देते हैं। ठीक है, इसके बाद है 76 नंबर, यहाँ पे बताया गया कि वमन के प्रवर, मध्य और अवर वेग होते हैं। तो ये जो है ये सबको याद होता है, वमन और विरेचन का दोनों का अलग, जैसे कि विरेचन का 10, 20, 30 ऐसे वेग आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो वमन का है वो प्रवर में मतलब अवर में 4, फिर मध्य में 6 और अवर में 8 ऐसे करके आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। फिर उसके बाद है कि वमन की प्रधान शुद्धि का अन्य काल संख्या क्या है। अगर मान लीजिए प्रधान शुद्धि कह रहा है, ठीक है, कहा गया है प्रधान शुद्धि, तो फिर हमें सबसे ज्यादा वाले में मतलब 12 अन्य काल माने गए हैं प्रधान शुद्धि में। ठीक, उसके बाद है, नहीं तो फिर जो हमारा दूसरा प्रधान है, फिर उसके बाद जो मध्यम है उसमें 8 और फिर 4 ऐसे करके माने गए हैं अन्य काल। फिर है प्राकृतिस्थ दोषों का स्वस्थान से हटना कहलाता है। मतलब अगर वो अपने स्वस्थान से दूसरी जगह में हो जाए तो उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उन्हें हम आशय अपकर्ष कहते हैं।
ठीक है। ना कि विमार्ग गमन कहेंगे, ना कि दोषोच्युति कहेंगे, ना ही प्रसार कहेंगे, ठीक है। अपने स्व स्थान से हटने को क्या कहलाता है, तो यहाँ पे कहलाता है आशय। आशय मतलब जिस आशय में थे वहां से उन्होंने अपकर्ष कर गए, ठीक है। उसके बाद है सुश्रुत के अनुसार प्रमेय पीड़िकाओं की संख्या कितनी होती है, तो सुश्रुत के अनुसार जो है प्रमेय पीड़िका बताए गए हैं 10, ठीक। तो इसको आपको याद रखना है। 7 जो है वो चरक के अनुसार बताए गए हैं। इसके बाद जो है विरेचन के, देखिए फिर से आ गया प्रवर, मध्य और अवर। वहां पे हमने बताया था कि 10, 20, 30 आपको ऐसे करके याद रखना है, तो यहाँ पे 10, 20, 30, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा शोथ का उपद्रव नहीं है, ठीक है। उपद्रव पूछ रहे हैं जो कि नहीं है, शोथ का उपद्रव नहीं है। तो आप देखेंगे कि वमन जो है वो है, श्वास जो है, मूत्रकृच नहीं है, और अतिसार जो है, ठीक है। तो शोथ का उपद्रव मूत्रकृच नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद है चरक के अनुसार सामान्य विकार संख्या कितनी होती है। सामान्य विकार कहा गया है तो आपको सामान्य सी बात है 48 टिक करना है, ठीक है, सामान्य विकार की संख्या। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि चरक के अनुसार विसर्प के कितने भेद होते हैं, तो जैसा कि हम पढ़ रखे हैं कि विसर्प के 7 भेद बताए गए हैं, ठीक है। आपने पढ़ा है, बताइए, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि विसर्प और एक और डिजीज को, दोनों को ही साथ में रिलेट किया गया है, दोनों के निदान और संप्राप्ति के बेसिस पे वही दोष वही सब कुछ इसमें भी घटित होते हैं। उसके बाद है चरक के अनुसार छर्दी के भेद हैं। चरक के अनुसार इन्होंने छर्दी के भेद पूछे हैं, तो देखिए छर्दी के जो भेद होते हैं वो होते हैं 5, ठीक है। उसके बाद जो है अति स्थूलता की चिकित्सा है। अति स्थूलता अगर हो रही है तो उसकी चिकित्सा क्या करेंगे, तो देखिए अगर इसमें हम सामान्यता देखें तो आप मतलब जो एक हमारे दिमाग में फिट होता है कि अब तर्पण तो करना ही है हमें, ठीक है, अब तर्पण करना है, तो ये दोनों कट गया, ठीक है। लेकिन हमें लघु आहार से नहीं करवाना है, हमें गुरु आहार से करवाना है, तो ये अति स्थूलता की चिकित्सा में हमें लघु आहार नहीं देना है, गुरु आहार देना है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद है चरक के अनुसार अपस्मार के भेद हैं। अपस्मार के कितने भेद होते हैं, तो देखिए अपस्मार और उन्माद, इनके आपको याद रखने हैं कि अपस्मार के 4 और उन्माद के 5 भेद होते हैं, ठीक है। इसके बाद है चरक के अनुसार निद्रा के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो चरक के अनुसार पूछा गया है तो यहाँ पे 6 जाएगा, ठीक है। चरक के अनुसार 6 भेद होते हैं, ठीक है। फिर है वातज रक्त दुष्टि में रक्त मोक्षण हेतु प्रयोज्य है। वातज कहा गया है तो हम जो है इसको ऐसे करके सज्जा के नाम से पढ़ते हैं कि ये जो है वातज, ये जो है ये पित्तज, ये जो है ये कफज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए तो श्रृंग जो है ये आंसर चला जाएगा वातज के लिए, जलौका होता तो पित्तज के लिए, अलाबू होता तो उसके लिए मतलब कफज के लिए, ठीक है। उसके बाद है बलवान पुरुष में रक्त मुक्षण की मात्रा कितनी होनी चाहिए। जो बलवान है उनमें कितनी होनी चाहिए, तो 1 प्रस्थ माना गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि 1 प्रस्थ माना गया बलवान पुरुष में। चरक के अनुसार आसव योनियां कितनी मानी गई हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर जाता है कि 9 योनियां मानी गई हैं, ठीक है। आसव योनियां 9 योनियां मानी गई हैं। उसके बाद है वायुर्विद ने रस की संख्या मानी है। जो वायुर्विद थे उन्होंने रस की संख्या जो है 6 को ही बताया है, ठीक है। वायुर्विद ने 6 को ही बताया, तो आपको याद रखना है कि 6 ही रस माने। उसके बाद है भद्र काव्य के अनुसार रसों की संख्या, तो इन्होंने जो है इन्होंने 1 मानी है, सिर्फ 1 भाद्र काव्य ने, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, इसकी ट्रिक भी हमने पहले के वीडियोस में बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद है कटु रस का भौतिक संगठन है। कटु रस जो है उसका भौतिक संगठन क्या है, तो देखिए कटु रस का भौतिक संगठन है वायु और अग्नि, ठीक है। ये जो रस वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं इसकी भी एक वीडियो बनी हुई है, उसको आप देख सकते हैं, वहां से आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। फिर इसके बाद जो है कसाय रस का भौतिक संगठन है, तो देखिए कसाय रस का भी भौतिक संगठन जो है वो होता है वायु और पृथ्वी, ठीक है। इसके बाद है सत्तू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सत्तू जो होता है उसका प्रयोग हमें कब नहीं करना चाहिए, तो बताया गया है कि रात्रि पर्यंत हमें रात्रि में
इसका जो प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको आप प्रातःकाल यूज़ कर सकते हैं, इसको आप शीतकाल में यूज़ कर सकते हैं, इसको आप दोपहर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में नहीं खाना चाहिए। दोषों का शाखाओं से कोष्ठ में जाने का कारण क्या होता है? ठीक है, तो इसमें जो बता रखा है कि विषयंदन, दोष उद्वर्तन, स्रोतों मुख विशोधन। ठीक है, और उपरोक्त सभी। तो 96 का जो आंसर है वो तीनों ही है कि या तो विषयंदन हो सकता है, या फिर दोष वर्धन हो सकता है, या फिर स्रोतों मुख विशोधन हो सकता है। तो ये तीनों ही चीजों में जो दोष है वो शाखाओं से कोष्ठ में चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्राण होते हैं। प्राण जो है वो बताए गए हैं, तो प्राण कितने होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जो है आंसर चला जाता है कि प्राण 12 बताए गए हैं। ठीक है, इसके बाद है कि आयुर्वेद के शाश्वत होने में कारण है। आयुर्वेद जो है उसके शाश्वत होने में कारण है, तो यहाँ पे कारण की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अन्न अन्न अधित्वाद, फिर है भाव स्वभाव नित्यवाद, स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वाद। तो इनमें से सभी में जो है शाश्वत बताया गया है कि आयुर्वेद के शाश्वत जो है वो सभी में बताया गया है, तो ये उपरोक्त तो सभी चला जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद है आयुर्वेद का पर्याय क्या कहते हैं? तो शाखा भी है, सूत्र भी है, विद्या भी है, तो ये उपरोक्त तो सभी चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है कि विष चिकित्सा का वर्णन सुश्रुत संहिता में किस स्थान में मिलता है? तो विष चिकित्सा का जो वर्णन हमें मिलता है वो मिलता है हमें कल्प स्थान। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमने आज के 50 क्वेश्चंस लगा लिए हैं। आप अपना जरूर सुझाव दें कि और हम क्या इसमें बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।